नमस्कार दोस्तों, दीपावली से सीख। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। मोहल्ले के सारे मकान बिजली के बल्ब, रंग बिरंगी झालर और मोमबत्तियां की झिलमिलाती रोशनी से जगमगा उठे। जिधर भी देखो हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी और रह रह कर तड़ तड़ धड़ धड़ की आवाजें गूंज रही थी। मोहल्ले के सारे बच्चे अपनी अपनी छतों पर, लॉन में, घर के बाहर, सड़कों पर और गलियों के उछल कूद कर रहे थे, उधम मचा रहे थे और पटाखे, चक्री तथा फुलझड़ियां छुड़ा रहे थे। उनके माता पिता भी कुछ देर के लिए बच्चे बन गए थे और हो हल्ला में खुलकर उनका साथ दे रहे थे। लेकिन रमेश माथुर का घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहां न तो बच्चों का होल्ला था, न ही बम फटाके का शोर। माथुर साहब और उनकी पत्नी अपने लॉन में बेचैनी से चहल कदमी कर रहे थे। उन दोनों की परेशानी निगाहें गेट की तरफ लगी रही थी, बल्कि श्रीमती माथुर तो 2-3 बार गेट के बाहर निकलकर सड़क तक देख आई, लेकिन उनके बच्चे मनोज और रंजना का किसी दूर दूर तक पता नहीं था। लगभग 1 घंटे पहले माथुर साहब के दोनों बच्चे मनोज और रंजना अपने पैसे लेकर अपनी पसंद के बम, फटाके, रॉकेट, फुलझड़ी आदि खरीदने के लिए चौराहे की दुकान तक गए थे। उन दोनों को अधिक से अधिक आधा घंटे में लौट आना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया और वे नहीं लौटे। जैसे जैसे देर हो रही थी, माथुर साहब और उनकी पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही थी। 15-20 मिनट तक और प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने घर में ताला बंद किया और मनोज व रंजना को ढूंढने के लिए चौराहे की तरफ चल दिए। चौराहे पर हर तरह सड़कों की पटरिया पर तरह तरह की आतिशबाजी से भरी दर्जनों दुकान सजी थी, जिन पर औरतें, मर्दे और बच्चों की भारी भीड़ जमा थी। परेशान मिस्टर माथुर और उनकी पत्नी एक एक कर सारी दुकानें देख डाली, चारों तरफ भीड़ में खोज डाला, लेकिन मनोज और रंजना कहीं नहीं मिले। माथुर साहब ने सभी दुकानदारों व उपस्थित लोगों से अपने बच्चों की हुलिया बताकर उन बहुत पूछताछ की, लेकिन उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। हर तरह प्रयास निराश होने के बाद माथुर साहब और उनकी पत्नी भागे भागे थाने पहुंचे। सहयोग से पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ला थाने पर मौजूद थे। माथुर साहब ने इंस्पेक्टर शुक्ला को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर शुक्ला ने बहुत तत्परता दिखाई और उन्होंने झटपट रिपोर्ट लिखी। फिर अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर माथुर साहब के साथ मनोज और रंजना की खोज में निकल पड़े। इंस्पेक्टर शुक्ला ने चौराहे पर अपनी जीप खड़ी की और पूछताछ करने लगा। गाड़ी पर की नूर उत्तर पूछताछ के बाद एक रिक्शा वाले ने बताया कि लगभग 1.5 घंटा पहले उसने एक लड़का और एक लड़की को अस्पताल पहुंचाया है। उनके साथ एक बीमार बुढ़िया भी थी जो जोर जोर से हाँफ रही थी। लड़की की उम्र लगभग 11-12 साल की होगी, जो लाल बिंदी वाली फ्रॉक पहने थी, और लड़के की उम्र लगभग 7-8 साल की थी। वह पूरे रंग का हाफ पैंट तथा नीला सफेद धारी वाला शर्ट पहने था। हाँ, वे ही मेरे बच्चे हैं, श्रीमती माथुर बीच में ही बोल पड़ी। लेकिन उसके साथ वह बीमार बुढ़िया कौन हो सकती है? माथुर साहब बोले, यह बात करने से बेहतर होगा कि हम लोग सीधे अस्पताल ही चले। इंस्पेक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, श्रीमती माथुर बोली और फौरन जीप में बैठकर सभी लोग अस्पताल चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर सभी ने देखा कि जनरल वार्ड में एक बेड पर गंदी और फटी साड़ी में लिपटी एक बुढ़िया लेटी कराह रही है और उसके सिरहाने स्टूल पर बैठी रंजना उसका सिर दबा रही थी। इससे पहले कि माथुर साहब या उनकी पत्नी कुछ पूछते, रंजना खुद ही बोल पड़ी, पापा, जब मैं और मनोज पटाखे खरीदने के लिए घर से निकले तो चौराहे की तरफ मेन रोड से न जाकर जल्दबाजी में पिछवाड़े वाली गली से आए। जब हम लोग रास्ते में
पड़ने वाली झोपड़ियाँ के पास से गुजर रहे थे तो हमें एक झोपड़ी से अंदर से कहराने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम दोनों एक और एक दरसे से झोपड़ी के अंदर झांकने लगे। हमने देखा कि यह बुढ़िया माई जमीन पर पड़ी कराह रही थी और दर्द के मारे छटपटा रही थी। झोपड़ी के अंदर और कोई भी नहीं था। हम दोनों डरते डरते झोपड़ी के अंदर गए और उससे बातचीत की। उससे बताया कि उसका बेटा रिक्शा चलाता है, वह रिक्शा लेकर कहीं गया था। वह भी किसी की बेटे रिक्शा चलाता है और रिक्शा लेकर कहीं गया था। उसकी बहू भी किसी के घर चौका बर्तन करने गई थी। वह अकेली बड़ी चटपटा रही थी और उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। हमने सोचा पता नहीं इसके बहू बेटे कितनी देर में लौटे, तब तक इसकी हालत और ज्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए उसको रिक्शे में लाल कर हम अस्पताल ले आए और डॉक्टर साहब को दिखाकर यहाँ भर्ती कर दिया। आपने हमें पटाखे खरीदने के लिए जो रुपये दिए थे वह हमारे पास थे ही। इन्हीं पैसों से हमने रिक्शा को किराया दिया और बाकी पैसों लेकर मनोज उसके लिए दवाई लाने गया है। रंजना ने अपनी बात खत्म की ही नहीं थी कि तभी दवाइयाँ लिए मनोज भी आ गया। माथुर साहब, उनकी पत्नी सहित दरोगा, सिपाही आदि सभी लोग आश्चर्य से रंजना की बातें सुनते रहे। शाबाश, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम किया बेटे। चलो अब तुम्हारे लिए ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ खरीदेंगे। माथुर साहब ने कहा, नहीं पापा, अब हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। मैंने और दीदी ने यह तय किया है कि हर वर्ष दीपावली पर हम जिन रुपये से पटाखे फुलझड़ी सुड़ाकर धुएं में उड़ा देते हैं, अब वह हर साल उन रुपयों से किसी गरीब की सहायता करेंगे। पैसे कम पड़ जाने के कारण इस बुढ़िया दादी की एक दवाई नहीं ला पाया हूँ पापा, आप उसे मंगवा दीजिए प्लीज, मनोज ने कहा। शाबाश बेटे, अगर हमारे देश के सभी बच्चे तुम्हारी तरह समझदार हो जाए तो फिर क्या कहने। हर साल दीपावली पर जो लाखों रुपया ऊंधा और बारूद के रूप में उड़ा दिए जाते हैं, उन रुपयों से सैकड़ों गरीबों की किस्मत बदल सकती है। इंस्पेक्टर शुक्ला ने मनोज की पीठ ठपठपाते हुए कहा और उसे गोद में उठा लिया। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, त्यौहार के आने पर गरीबों की मदद करें। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।